जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इससे पूर्व आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। चूँकि लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिले हैं और हम लोग के पास समय भी बहुत सीमित है और तैयारी भी हमको जमकर करना है, चूँकि अभी का तैयारी ही कल का हमारा परिणाम क्या होगा उस पर निर्भर करता है। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया ये कोई नया तो विषय हमको नहीं लग रहा है कि आप सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भैया आप क्या कह रहे हैं, क्रिया क्या हो गया, समझ है ना। तो उसमें तो ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसको पहले से जान रहे होंगे। फिर भी नहीं जान रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं सुने हैं या सुने होंगे तो कहीं भूल गए, कुछ याद रहा कुछ भूल गए क्या। तो आइए परिभाषा। क्रिया का मतलब क्या हो गया? क्रिया जिस रूप से किसी काम को किसी काम का होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्लास देख रहे हैं, वे लोग चाय पी रहे हैं, रोहन मोहन दौड़ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि भाई वो लोग काम तो कर रहे हैं, दौड़ना भी तो एक काम हुआ, पढ़ना भी काम हुआ, चाय पीना भी काम हुआ, हम लोग मूवी देख रहे हैं वो भी एक काम हो गया। ठीक बा। तो हमने के क्रिया के समझे के बाद आसान भाषा में, अपन भाषा में, जवाना के नाम है भोजपुरी, थोड़ा सा हम भोजपुरी भी बोल लेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा कहिएगा कि हाँ, थोड़ा लगना चाहिए कि अपनी एक मिट्टी है, अपनी एक बिहार की जो गरिमा है, उसका एक अपना एक मिठास है। तो उसको भी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बीच बीच में रहेगा तो लगेगा कि हाँ भाई क्लास चल रहा है। तो परिभाषा आइए देखल जाओ। जिस शब्द अथवा शब्द समूह, समूह मतलब क्या हो गया भैया? झुंड। समूहवाचक संज्ञा पड़ेगा ना। समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन पढ़ रहा है, सीता खाना बना रही है, आप लोग मस्ती कर रहे हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं, हमनी के का करे तनी सन भैया। तो हमनी के रउआ और हमनी के मिल के क्रिया के पढ़ई तनी सन, उहो करे के कहा कहल जाला क्रिया। व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता। अब हम लोग कह दे कि हम लोग डैश, मतलब हम लोग हैं, क्या है? कुछ नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो कोई काम कर रहा था ना। हम लोग लड़का है तो उसमें तो क्रिया कुछ नहीं है, एक ये कर्ता हो गया, एक क्रिया है और कर्म अलग हो गया। कर्म या कर्ता क्रिया। क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द होता है। इसका रूप लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदलता है। क्रिया जो है ना व्याकरण का विकारी शब्द होता है, जिसका जो है अर्थ लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदल जाता है। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, वही रहता है कि सीता विद्यालय जा रही है। तो क्या हुआ? एक मतलब व्यक्ति परिवर्तित हुआ तो यहाँ पर इसका रूप भी परिवर्तित हो गया। सीता विद्यालय जा रही है तो सीता क्या हो रही है भैया? विद्यालय जा रही है। एक मैं था तो मैं जा रहा हूँ, सीता है तो जा रही है, हूँ से हैं हो गया। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग तन मन के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया? ये सब विकारी सब कैसे हो रहा है कि मतलब एक अर्थ बदल जा रहा है तो उसका अर्थ हम लोग परिवर्तित हो जा रहा है ना। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसे पूर्व मैंने आपको समझाया था कि भैया जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे, उपसर्ग को पढ़ते तो उसमें इसका मैंने जिक्र किया था कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे तकृत प्रत्यय था, कृदंत प्रत्यय था ना, उसी प्रकार ये उसी में था। तो देखिए, धातु में ना जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है, स्पष्ट है। धातु में प्रत्यय जोड़ने के बाद क्रिया बन जाता है। जैसे देखिए, खा में ना प्रत्यय लग गया तो खाना,
पढ़ में ना पढ़ते रह गया तो पढ़ना, लिख में ना पढ़ते लग गया तो लिखना, जा में ना पढ़ते लग गया तो जाना, पी में ना पढ़ते लग गया तो पीना। क्या हो रहा है, ठीक है ना। समांतर धातु के दो भेद होते हैं, ठीक, धातु के दो भेद होते हैं। ये आपको कहीं कहीं आप देखिएगा, मैं अगर बात करूं हायर क्लास का, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भैया इसका कुछ जो ना भेद होते हैं इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो कक्षा 10वीं हो अथवा 12वीं हो, जो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा जो प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है इसी पे आधारित है। दो ही पूछे जाते हैं। क्रिया का भी भेद आपको सकारात्मक और आक्रामक से ही रहता है, लेकिन कुछ समानता जो 3-4 को भेद रहता है ना, तो उस तरह का रहता है, थोड़ा सा इधर उधर गया। लेकिन आपसे कहीं नहीं पूछेंगे कि इसका पूरा जिक्र करो। हाँ, इसको आप इससे स्नातक कीजिएगा हिंदी से, या स्नातकोत्तर कीजिएगा, या यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम कंडक्ट कीजिएगा, तो वहाँ पर इसको हम पढ़ाएंगे। यदि तो अगर जो मैं पढ़ाऊँ तो वहाँ पर इसको पढ़ाने का तरीका अलग हो जाएगा, लहजा अलग हो जाएगा, समझाने का तरीका अलग हो जाएगा। कारण क्या है भैया कि अभी हम लोग का जिस चीज़ का मांग हो रहा है उसको हम लोग पूर्ण करेंगे, ठीक। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। समांतर धातु के दो भेद होते हैं, कहीं आपको 5 भी रहेंगे, कभी 3 भी रहेंगे, और उसमें पूरा विवरण दिया रहेगा। तब आप लोग दौड़ते दौड़ते आइएगा कि अरे मास्टर समर्पण के आपने तो क्या पढ़ा दिया, ये क्या अनर्थ कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं जो पढ़ा देते हैं। नहीं भैया, देखिए मैं पाठ्यक्रम पूरा देखता हूँ, उसके बाद ही मैं डिले पढ़ाता हूँ, इसके में कोई पाबंदी नहीं, लेकिन समझता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा भी कोई मतलब एक दिन का मेरा काम नहीं है कि आज कल पढ़ा कर चल जाऊँगा फिर कल से दिखाई नहीं दूंगा। अभी तो शुरू हुआ है खेल। तो समांतर धातु के दो भेद होते हैं, पहला हो गया मूल धातु और दूसरा हो गया यौगिक धातु। धातु का वह रूप जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, धातु का वह रूप जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, अर्थात किसी अन्य शब्द पर निर्भर ना हो, उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे जा हो गया, खा हो गया, पी हो गया, र हो गया, लिख हो गया, पढ़ हो गया, ये सब क्या है, मूल धातु है, बिल्कुल स्वतंत्र है, इनको कोई मतलब नहीं, किसी शब्द पर इस पर डिपेंड निर्भर नहीं करते हैं। तो आप लोग को भी पढ़ाई करना ऐसे कि किसी पर निर्भर ना रहे और मन लगा के पढ़ते रहे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, या कहीं आप लोग कॉपी बना रहे तो वहां पर भी लिखने का प्रयत्न करें। आइए दोस्तों देखते हैं यौगिक धातु। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मूल धातु। तो मूल धातु था भैया कि वो स्वतंत्र होता था, ये लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होगा। जैसे देखिए इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। धातु का वह रूप जिसमें मूल धातु में संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर या अनेक धातु को संयुक्त करके बनती है, ये धातु संयुक्त करके बनती है, उसे यौगिक धातु कहते हैं। लेखन शैली भी आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख सकते हैं, आपके लेखन शैली पर निर्भर है पूरा, समझे। जैसे देखिए इसका उदाहरण क्या है, परिभाषा को आप लोग कई तरह से घुमाकर लिख सकते हैं। हालांकि परिभाषा तो नहीं पूछता है इन दिनों तो ऑब्जेक्टिव का भरमार लगा देता है बहु वैकल्पिक प्रश्न का। जैसे देखिए जाना, लिखावट, सजावट, बुलवाना, ये देखिए क्या हुआ है, जा में ना पढ़ते लग गया, जाना में से ना हटा दीजिए तो क्या है, अलग हो गया कि नहीं। लिखा, लिख में है आवट जोड़ दिया तब ना लिखावट हुआ। सजावट, सज जोड़ आवट, बुलवाना, बुलवाना, बुला जोड़ आना, बुलवाना, ये सब में जोड़ रहा है ना। देखिए क्रिया के मुख्य तो दो भेद होते हैं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से कक्षा 10वीं अथवा 12वीं हो, बिहार बोर्ड का दो ही क्रिया के भेदों का जिक्र किया गया है। हालांकि जानकारी के लिए या एक दो प्रश्न जो है ना भैया कि इनके जो और भी भेद होते हैं ना क्रिया के, जो रचना के आधार पर मुख्यतः 5 भेद होते हैं। नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, परिणार्थक क्रिया, तमाम तरह के 5 नाम धातु क्रिया, ये सब हो जाते हैं।
तो वो लोग वे सभी हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि आप लोग कल को ना कहें कि भैया इस समर्पण वाले कुछ भी पढ़ा देते हैं, जो परीक्षा में नहीं है वो भी नहीं पढ़ाए। आइए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसमें पता चलिए कि क्रिया का, जिन क्रिया का असर कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का असर कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब उसको कर्म पर कोई मतलब असर ना पड़े, इस पे कर्म पर असर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता है। ठीक, इसमें क्या है भैया, सकर्मक में क्या है, कर्म पर असर पड़ता है, इसमें कर्ता पे। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या होने की संभावना व्यक्त हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह हिंदी पढ़ रहा है तो वह भैया क्या हो गया, कर्ता। हिंदी क्या हो गया, वह हो गया हिंदी, कर्म हो गया, ये क्रिया हो गया, पढ़ता क्रिया हो गया। तो ये हो गया भैया सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में देखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या होने की संभावना भी व्यक्त ना हो, कर्म ना भी हो लेकिन होने का भी संभावना व्यक्त ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सोता है, वह रोता है, ये क्या हो गया, सोता क्या है अकर्मक, रोता क्या है अकर्मक, काम नहीं है। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगले क्लास, इसके बाद अगले स्लाइड पे हम अगले क्लास, अभी हम छुट्टी आप लोगों को करने वाले कहाँ से हैं, 5 को और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको आज समाप्त करेंगे। लिख लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं जो क्रिया के और भी जो भेद होते हैं 5 रचना के आधार पर, जो अर्थ के आधार पर थे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, लेकिन अब हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो आइए समझते हैं सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का बोध हो या प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन ने रोटी बनाई, सोहन ने पत्र लिखा, हम लोगों ने हिंदी पढ़ा। क्या हो रहा है, एक ही काम को हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, उसे हम लोग सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब क्या हुआ, मिश्रण, मिलावट। जब दो या संयुक्त वाक्य आप लोग पढ़े होंगे, जब या मिश्र वाक्य, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं परस्पर मतलब आपस में मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाए तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन ने खाना खाया, खा लिया, खा लिया, खाना को भी खा लिया, मतलब खाना तो एगो खा रहा था, लिया मतलब एगो हो रहा है ना कि कोई पूछते क्या करे तो खाना खा रहे हैं, आई एगो कोई पूछे थोड़ी देर बाद क्या करे हो बाबू, खाना खा लिए, हमने के खाना खा ले। मोहन विद्यालय चल पड़ा, एक विद्यालय जा रहा है, एक दौड़ते दौड़ते चल पड़ा, मतलब दो काम हो रहा है, हम लोग मतलब उसको कह सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया से प्रश्न आते ही रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 आते हैं। ठीक, इसको देख लीजिएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्रिया के रचना के अनुसार जो 5 भेद थे, तो 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु मतलब संज्ञा को ही हम लोग नाम कहते हैं, संज्ञा को ही नाम से जानते हैं, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लतियाना, बतियाना, गरमाना, चिकना, ठंडाना इत्यादि। लात से लतियाना, बात से बतियाना, गाड़ी से गरियाना, चिकन से चिकनाना, ठंड से ठंडाना, गरम से गरमाना।
ये मतलब क्या हो रहा है, एक नाम धातु हो गया, नाम था ना, लात से लतियाना बन गया, बात से बतियाना हो गया, गरम से गरम आना, ठीक, ये हो गया। प्रेरणार्थक, प्रेरणा मतलब क्या हो, जिसे प्रेरणा मिले, लोग कहते हैं ना कि प्रेरणा लेनी चाहिए तुमसे, ये मतलब तुम्हारा ही समय के था, ये ऐसे कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वे इतना पढ़ता है, उसे कुछ सीखनी चाहिए, उससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। अर्थात देखिए, जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करे या उकसाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कर्ता अपना काम ना करेगा लेकिन किसी और से वह काम करवा देगा, उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक जो है कि परीक्षा में नहीं बैठते हैं लेकिन हम लोग से बैठवा देते हैं, परीक्षा में अपियर होने के लिए कर देते हैं ना, सम्मिलित होने के लिए कर देते हैं ना, वो भी एक प्रेरणार्थक है। कहते हैं ना कि जीवन मतलब संघर्षों से भरा हुआ है, ऐसा वैसा है, सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ये मतलब इस तरह के उस तरह के, असफलता ही सफलता का जननी है या सीढ़ी है, तमाम तरह की प्रेरणार्थक बातों के द्वारा हम लोग को प्रेरणा दे देते हैं। जैसे बोलना से बोलवाना, पढ़ना से पढ़वाना, कह सकते हैं ना कि नौकर मालिक से काम करवाता है, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, ये हो गया ना, अपना काम ना कर लेकिन दूसरे से काम करवा रहे हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक काम को पूरा करके तत्काल तुरंत किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, आरंभ या शुरुआत करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे रोहन पढ़कर नाच रहा है, सोहन सोहन खाकर सो रहा है, वह विद्यालय से आकर गाना सुन रहा है। तो क्या विद्यालय से आकर, पहले आया कहाँ से, विद्यालय से, तो वो हो गया पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब देखिए कुछ केंद्र बिंदु है जो कि स्टार्ट के नाम पर हम दिए हैं, ये हम ही पढ़े तो यूट्यूब से सीखे समझे कि थोड़ा सा इसका जो निचोड़ इसको कह सकते हैं। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनती है। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बन जाती है। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार को आपको समस्याओं का सामना करते हैं, लगे कि भैया ये क्या पढ़ा देते हैं, क्या समझ में नहीं आती है मुझे, तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे, तो मैं इसका यथाशीघ्र अगले क्लास में निवारण करूँगा। तो मिलता नहीं अगले क्लासवा में, तब तक रहुआ लोगन अपन ख्याल रखम। जय हिंद, जय भारत।